नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों से एक खबर चल रही है, द न्यूज लॉन्चर ने भी इस खबर को चलाया है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जो ठीक नहीं चलने की खबरें हैं, क्या ये नीतीश कुमार के इशारे पर हो रही हैं या नीतीश कुमार की मौन सहमति से हो रही हैं? पार्टी के अंदर संतुलन साधने की राजनीति नीतीश कुमार शुरू से करते रहे हैं। अलग अलग तराजू के पलड़े को कभी किसी को ऊपर उठाना, कभी किसी को नीचे नीचे गिराना, ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा रहा है। और जब नीतीश कुमार की राजनीति इसी तरह से चलती है, तो इस तरह से जो राजनीति चल रही है उसमें ललन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ललन सिंह से अशोक चौधरी ने भी मुलाकात की है। अशोक चौधरी रामनाथ कोविंद से गए थे और मुलाकात करने का, किसी से मुलाकात करने का उन्होंने बड़ा अच्छा बहाना भी ढूंढ लिया है। नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी। किताब के विमोचन में मंच पर जदयू का एक भी नेता दिखाई नहीं दिया सिवाय अशोक चौधरी के। भाजपा के लोग भरे पड़े थे। और उसके बाद अशोक चौधरी उस किताब को लेकर कभी रामनाथ कोविंद से मिल रहे हैं, उस किताब की प्रति को लेकर ललन सिंह से भी मिल रहे हैं। जबकि जब ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात है, पटना में एक अशोक चौधरी सम्मेलन कर रहे थे और उस सम्मेलन को लेकर के कई तरह की खबरें आई कि ललन सिंह, और उस सम्मेलन की तैयारियों के दरमियान ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच कई बार कथित तौर पर कुछ नोकझोंक भी हुई। उस वक्त कहा गया कि अशोक चौधरी के ऊपर कथित रूप से नीतीश कुमार का हाथ है, वो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिए गए, लेकिन उस एपिसोड का उसमें कितना योगदान था ये नीतीश कुमार ही जानते होंगे। और अब ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच नजदीकियां बढ़ गई है। ललन सिंह और अशोक चौधरी की नजदीकियों को यदि आप बढ़ता हुआ देखें तो कुछ लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि पार्टी में दोनों उपेक्षा का शिकार है, तो दो कथित रूप से उपेक्षित लोग एक साथ आ गए। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नए पावर इक्वेशन में, जिसमें मनीष वर्मा, सरयू राय, इसके साथ साथ विजय चौधरी, ये सब जो पावर इक्वेशन जेडीयू में बन रहा है, उस पावर इक्वेशन के सहारे कांग्रेस पार्टी के अंदर से आज मैंने खबरों को ढूंढने की कोशिश की तो नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि महाराष्ट्र चुनाव तक इंतजार कीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए। नीतीश कुमार जिस गठबंधन की आधारशिला रखे थे, उस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार आपको दिखाई देने लगेंगे। कहने का इशारा उनका इंडिया गठबंधन की तरफ था। तो ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। चर्चा हम इन्हीं से करेंगे कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के पावर इक्वेशन के बीच में क्या एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। सभी पार्टियों में कथित रूप से उपेक्षित लोग एक जगह से सब एक दूसरे से सहानुभूति जता रहे हैं और एक तो किताब लिख दी है। क्या पता ऋषि मिश्रा जी भी किसी दिन किताब लिख दें और किताब लेकर अलग अलग नेताओं से मिलने लगे और वहां से टोह लेने लगे कि राजनीतिक रूप से क्या होता है। वैसे पत्रकारों को किताब लिखने की जरूरत इस मुद्दे पर नहीं पड़ती, पत्रकार मिल लेते हैं। राजनेता जो होते हैं वो पत्रकारों से मिलते हैं, पत्रकारों पर कोई वो, और पत्रकारों की बातों पर जो खांटी पॉलिटिशियन होते हैं वो आसानी से मिलते हैं और तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं, खुली चर्चा भी करते हैं। खैर, रवायत बदल गई है, जमाना बदल गया है, लेकिन इस जमाने के बीच में जो जमाने के रंग बहुत देख चुके हैं, उसमें वो रंग भी देखा जा रहा है जहां ललन सिंह और अशोक चौधरी की मुलाकात हो रही है। फेसबुक पर शेयर भी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो शेयर कर रहे हैं अशोक चौधरी की ललन सिंह से मुलाकात कर किताब की प्रति, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये किताब की प्रति उन्हें भेंट की। क्या है ऋषि जी, ये किताब चल रहा है, ये कौन सी बंद किताब है? बंद किताब की राजनीति है जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड में बहुत चर्चा है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन और न कोई अस्थाई दोस्त होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है अशोक चौधरी और ललन सिंह की मुलाकात। चाहे बहाना किताब ही क्यों न हो, चाहे वह किताब नीतीश कुमार पे ही क्यों न लिखा गया हो, बिहार का गांधी, इस बिहार के गांधी नामक पुस्तक के बहाने पर्दे के पीछे
कि राजनीतिक सियासत को समझने की जरूरत है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, वर्तमान जेडीयू में सब कुछ सामान्य नहीं है। जो कभी जेडीयू के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, चाहे वो ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, साइडलाइन कर दिए गए हैं। और जिस प्रकार से ललन सिंह का इंपॉर्टेंस नरेंद्र मोदी के दरबार में बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ललन सिंह के प्रति विश्वास जता रहे हैं, आपने भी देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि एक ही सोफे पे, जिस सोफे पे नरेंद्र मोदी बैठे हैं उसी सोफे पे ललन सिंह बैठे हैं। अमित शाह नहीं बैठे हैं, अमित शाह दूसरे सोफे पे बैठे हैं, जेपी नड्डा तीसरे सोफे पे बैठे हैं, लेकिन उसी सोफे पे ललन सिंह बैठे हैं जिस सोफे पे नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तो कितना विश्वास ललन सिंह पे नरेंद्र मोदी ने जताया है, ये विश्वास कहीं न कहीं नीतीश कुमार के मन में अविश्वास पैदा कर रहा है। यही अविश्वास है जो ललन सिंह को नीतीश कुमार से दूर करती जा रही है, और नीतीश कुमार के मन में कहीं न कहीं ललन सिंह को लेकर एक जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का लेयर क्रिएट हो रहा है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देख लीजिए, जो नया संगठन बनाया गया है जेडीयू का, नए संगठन में तमाम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें तमाम ललन सिंह के लोगों को हटा दिया गया है। और मैं आपको एक बड़े सोर्स से एक खबर दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री भी थे, सराफ साहब भी थे, संजय गांधी भी थे, और ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने, शायद संजय गांधी या ललन सराफ से, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे आदमी हैं आपने उनको जगह नहीं दिया है और मैं उस संगठन से उनको रुखसत कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बताऊं, मुंगेर में जिस व्यक्ति ने ललन सिंह का जबरदस्त विरोध किया था और इनडायरेक्टली रूप से अशोक महतो को मदद किया था, जनार्दन महतो, उसको उस जिला का प्रभारी बना दिया गया। आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह किस प्रकार से साइडलाइन कर दिए गए हैं जेडीयू में, या धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। वह जनार्दन महतो जिन्होंने जबरदस्त विरोध किया था ललन सिंह का लोकसभा चुनाव में, और इनडायरेक्टली उन्होंने अशोक महतो की पत्नी को मदद किया था, उस व्यक्ति को जेडीयू का जिला प्रभारी बनाया गया। नंबर 1। नंबर 2, जब आरसीपी सिंह को हटा के ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपने सुना होगा एक व्यक्ति का नाम अमरदीप, जो मीडिया प्रभारी थे जेडीयू के, जिनको सांसद के बेटे हैं, मधेपुरा के सांसद रविंद्र रवि, और इन्हीं के भाई को राजद ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था मधेपुरा से। जी, यही वो अमरदीप जी हैं। जब आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था, तो यही अमरदीप ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने से इनकार करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आज वो अमरदीप जो है, नीतीश कुमार के जो 4-5 लोग हैं जो बिहार जेडीयू को चला रहे हैं, उसमें अमरदीप भी हैं, और अमरदीप को इन दिनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया गया है, बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जी, तो आप समझ जाइए कि ललन सिंह को किस प्रकार से साइडलाइन किया जा रहा है। और परसों की वाकया है, कल या परसों की वाकया है, पथ निर्माण विभाग की मीटिंग थी, और पथ निर्माण विभाग के मंत्री में के बैठक में मुख्यमंत्री होते हैं, एक साइड विजय चौधरी होते हैं, और दूसरे साइड कौन होते हैं मालूम है? संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। वो फोटो मैंने देखी है, वो फोटो आपने भी देखा होगा। अब मेरा सवाल है कि संजय झा मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, उस विभाग से कोई लेना देना नहीं है, वो संगठन के, उस जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संगठन के नेता हैं। संगठन के नेता उस बैठक में क्या कर रहे होते हैं? तब जब विभाग के मंत्री विजय सिन्हा, पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा की मौजूदगी नहीं होती है, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी नहीं होती है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है ऋषि जी, एक चीज मैं उसमें देखिए, मैं इसलिए एग्जाम्पल दिया हूं क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है कि दोनों डिप्टी सीएम क्यों नहीं थे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कुछ और है कि जेडीयू में घमासान क्यों मचे हुआ। तो सवाल ये उठता है कि जेडीयू को कौन चला रहा है? नीतीश कुमार तो सर्वे सर्वा है। उसके बाद जो इक्वेशन चेंज हुआ है, उस इक्वेशन में वर्तमान में जेडीयू को राष्ट्रीय लेवल से लेके और सरकार तक 3 व्यक्ति चला रहे हैं। एक संजय झा, दूसरा विजय चौधरी,
और प्रशासनिक लेवल पे दीपक कुमार। चलिए, आपने जो बात कही बाकी जितने लोग हैं, अशोक चौधरी हैं, ललन सिंह हैं, इसको इन लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। और मैं 2 सेकंड लेके खत्म करूंगा कि जो ललन सिंह अशोक चौधरी को आंखें नहीं मतलब फूटी कौड़ी देखना नहीं चाहते थे, ललन सिंह अशोक चौधरी को, अशोक चौधरी ललन सिंह को, आज गलवैया हो रही है, किताबों का आदान प्रदान हो रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही है, गले मिल रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऋषि जी, अगले सवाल के पहले एक चीज हम स्पष्ट कर दें। जो आपने कहा कि विजय सिन्हा बिहार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनकी मौजूदगी नहीं थी। उसमें यह है कि यूपी में जो एक्सप्रेसवे बना वो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट ने बनवाया था, वो स्टेट का प्रोजेक्ट था। जैसे पहला फेज मायावती ने बनवाया दिल्ली से आगरा, आगरा से लखनऊ अखिलेश यादव ने बनवाया, उसके आगे लखनऊ से आगे योगी जी के कार्यकाल में बना। बिहार का जो एक्सप्रेसवे है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें बिहार के पथ निर्माण विभाग का प्रोजेक्ट वो है नहीं। बिहार सरकार का काम है जमीन अधिग्रहण करके देना डीएम लोगों का, वो प्रोजेक्ट बिहार का नहीं है, वो बिहार के पैकेज का हिस्सा नहीं है, वो केंद्र सरकार ने कही कहा। लेकिन सुनिए, मेरी बात, अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए, इसका आपका डाउट क्लियर कर दें। चाहे वो केंद्र का मामला हो या राज्य का मामला हो, राज्य के सरफेस हाईवे मिनिस्टर का मामला हो या बिहार के पथ निर्माण मंत्री का मामला हो, उस विभाग के मंत्री की मौजूदगी होती है। नंबर वन, जो यदि वो मंत्री नहीं भी हैं तो डिप्टी सीएम है, उनकी दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राज्य के डेवलपमेंट का राज्य के डेवलपमेंट का मसला था। और यदि बिहार में कोई हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, चाहे वो प्रोजेक्ट केंद्र का क्यों ना हो, उस राज्य के पथ निर्माण मंत्री का होना बहुत जरूरी होता है। मैं ये क्लियर करूं। जी, अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल ये है ऋषि जी, आपने ललन सिंह की बात की, मेरी कांग्रेस पार्टी में बात हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये धारणा बनी हुई है, राजद के लोग तो कुछ खोल के बोल नहीं रहे हैं, हो सकता है पार्टी नेतृत्व का आदेश हो कि लैंड फॉर जॉब के मामले में अगर राजद से ऐसी बात निकलेगी तो मुकदमा की कार्रवाई और तेज हो जाएगी। वहां तो यह है कि जैसे लालू नीतीश जितने करीब आने की संकेत मिले उतना ही तेज हो जाएगा लैंड फॉर जॉब में ईडी की कार्रवाई। वहां दोनों का पेस एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है कि ईडी ज्यादा फास्ट भागती है या लालू नीतीश की बातचीत ज्यादा भागती है फास्ट, कौन दोनों में ज्यादा तेज है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ज्यादा तेजी से जा रही है या नीतीश और लालू की गलबहियां ज्यादा तेजी से होती जा रही है। ये जबरदस्त कंपटीशन है, ये मतलब समझिए 100 मीटर की रिले रेस है कि कौन पहले पहुंचेगा, और जैसे ही एक रुकता है दोनों रुक जाते हैं। तो एक मामला तो वो है चल रहा है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जो भी प्रो भाजपा दिखने वाले नेता है, जो भाजपा के साथ गठबंधन की हिमायती लोग हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। जैसे अशोक चौधरी, जैसे आप ललन सिंह का जिक्र कर रहे हैं कि उनसे भी दूर होते जा रहे हैं। और ये अक्सर होता है, जब नीतीश कुमार को भाजपा के साथ आना था 2017 में, वो किससे दूर हो रहे थे? शरद यादव से दूर हो रहे थे, वो एमपी वीरेंद्र कुमार से दूर हो रहे थे, इन लोगों से दूर हो रहे थे। जब उनको जाना था, राजद का साथ छोड़ना था, उस वक्त विजेंद्र यादव को लेकर तमाम तरह की बातें चली। हालांकि विजेंद्र जी सज्जन आदमी है, इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में किसी को करनी चाहिए। उनको लेकर चली कि वो इस फैसले से खुश नहीं है कि वापस भाजपा के साथ चले गए। विजय चौधरी के बारे में भी कुछ हद तक ये बातें कही जाती है, उनका तो अपनी सीट का ही मामला है, जीतेंगे तभी तो पर राजनीति बचेगी। अब सवाल ये उठता है, मनीष वर्मा आ गए। मनीष वर्मा के बारे में कहने की जरूरत नहीं है कि मनीष वर्मा मंडल पॉलिटिक्स और सेकुलर पॉलिटिक्स के हिमायती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका तनिक भी कोई दिलचस्पी नहीं उसके साथ रहने में, लेकिन वो बेहद करीबी है। आरसीपी सिंह को देखिए, वो ऑपरेशन जब मुझे याद आता है और आरसीपी सिंह वाला, जैसे जैसे आरसीपी सिंह को किनारे किया जा रहा था वैसे ही ललन सिंह को किनारे किया जा रहा है। दिक्कत यह है कि आरसीपी सिंह का कार्यकाल राज्यसभा में बीच में खत्म हो गया तो उनकी कुर्सी चली गई। इनका कार्यकाल बीच में खत्म नहीं होना है, लोकसभा के साथ ही खत्म होना है, चाहे जब खत्म हो लोकसभा का कार्यकाल। यहां वो चीज नहीं चलेगी, वहां वो कामयाब हो गया, लेकिन ऑपरेशन पूरा वही है जो बाहर से दिख रहा है। ये पार्टी में जो सुप्रीमो नीतीश कुमार बनाते हैं, जब भी बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस से दूरी बनी, शरद यादव से दूरी बनी, आरसीपी सिंह से दूरी बनी, ललन सिंह से अब दूरी बनने की खबरें आ रही है। क्या है ये कि सुप्रीमो से दूरी बन जाती है?
देखिए नीतीश कुमार अति महत्वाकांक्षी, अति सतर्क, अति संवेदनशील नेता है। बहुत जिसको प्यार करते हैं और ये लगता है कि अधिक प्यार और उनको आशीर्वाद मिल गया है तो उनका साइज भी छटनी करने से परहेज नहीं करते। ठीक है, आरसीपी सिंह को हटा के आपने ललन सिंह को बना दिया। अब ललन सिंह का जिस प्रकार से कद बीजेपी के दरबार में, मोदी के दरबार में बढ़ रहा है, तो उससे भी तो नीतीश कुमार बेचैन है। और नीतीश कुमार में ये खूबी है, एक खूबी कहिए और विश्वास कहिए, जो भी कहिए, और एक सतर्क, एक सधे हुए नेता, एक सतर्क नेता हमेशा सावधान होता है। क्योंकि जैसे ही कद, देखिए मैंने आपसे दो बातें कही थी, दुकानदारी और वफादारी एक साथ नहीं चल सकता जी। और दुकानदारी और वफादारी में जो समन्वय बना लिया वही नेता है। अब ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री भी बनना है, अब मंत्री आप जेडीयू कोटे से हैं, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से हैं, तो वहाँ वफादारी भी दिखाना है। अब वफादारी कम होगा तो वहाँ दुकानदारी बंद कर दिया जाएगा, आपको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। जैसे आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, राज्यसभा से हटा दिया गया, कैबिनेट भी नहीं सर, कैबिनेट मंत्री कैबिनेट पद से हटा दिया गया, मंत्रिमंडल मंत्री पद से हटा दिया गया। राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो खुद ही इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। हाँ, तो ये एक अविश्वास का लेयर नीतीश कुमार के मन में उन नेताओं के प्रति हमेशा रहता है जो उनके आसपास आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शरद यादव हो। शरद यादव, देखिए जब जनता दल यू का गठन हुआ, समता पार्टी और जेडीयू में जो एक मतलब मिलन हुआ, पार्टी का मर्जर हुआ, तो उसमें शरद यादव की बड़ी भूमिका थी। उस समय शरद यादव सर्वेसर्वा थे पार्टी के, और शरद यादव को किस प्रकार से साइडलाइन कर दिया गया। आज उनके बेटे और बेटी जो है, एक एमएलए और एक एमएलसी बनने के लिए तरस रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने उनकी पुत्री को राष्ट्रीय सचिव बना के किसी राज्य का प्रभारी बनाया है। तो आप समझ सकते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस, खुद जॉर्ज नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, गार्जियन कहे जाते थे, उनको किस प्रकार से अंतिम समय में वो मुजफ्फरपुर से टिकट चाह रहे थे, लोकसभा का टिकट चाह रहे थे, और नीतीश कुमार ने मना कर दिया एक उम्र का हवाला देके कि आपका उम्र नहीं है और मैं आपको राज्यसभा भेजूंगा। और जॉर्ज साहब हार गए, जॉर्ज साहब निर्दलीय लड़ गए, हालांकि चुनाव वो हार गए। देखिए क्या अपने गुरु का इस प्रकार से राजनीति विदाई देना नीतीश कुमार को शोभा दिया। तो ये इन चीजों पे आपको देखना होगा। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि इसलिए आज तक सक्सेस है। और नीतीश कुमार हमेशा सतर्क रहते हैं कि कोई नेता, देखिए गद्दारी तभी होता है जब दूसरे का कद आपके कद के बराबर आसपास आ जाता है। आप देखिए एनटी रामाराव चंद्रबाबू नायडू में क्या हुआ। एनटी रामाराव समझते थे ये दामाद है चंद्रबाबू नायडू, सर्वे सब कुछ इन्हीं को सौंप दिए, शासन प्रशासन, विधायक का रिपोर्टिंग, सांसद का रिपोर्टिंग, तो बोले सब तो हमारा है, आपका क्या है, हटिए, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। यही बिहार में आपने रंजन यादव को देखा, एक जमाने में रंजन यादव सर्वसर्वा थे। जब लालू यादव जेल जाने लगे तो रंजन यादव को ये सपना जगा कि हम भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। भाई सब तो हमको रिपोर्ट करता है विधायक मंत्री, जितना हमने हमारे यहाँ के जो शहर के विधायक है विजेंद्र चौधरी, रंजन यादव के शिष्य रहे हैं। अभी जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, रंजन यादव के शिष्य रहे हैं। कई ऐसे अभी अपने आप को जो बड़े नेता मानते होंगे बिहार के, रंजन यादव के लेबोरेटरी के नर्सी से निकले हुए नेता है। रंजन यादव कहाँ है ऋषि जी? एक बात, तो ये राजनीति में मैंने जो कहा, दुकानदारी और वफादारी एक स्कीम है डी, देखिएगा उसमें वो पूछता है, उसको मारने से पहले पूछता है, एक व्यक्ति को मारने से पहले पूछता है कि वफादारी या दुकानदारी, तो बोला कि बहुत दिन वफादारी किया, आप दुकानदारी, तब आप वफादारी हमसे नहीं होगा, मेरा अपना नया दुकान चलाऊंगा। यही है राजनीति में। जी ऋषि जी, एक चीज इसमें हम जानना चाहते हैं आपसे, देखिए नीतीश कुमार प्रो भाजपा नेताओं से दूर होते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और जब नीतीश कुमार प्रो भाजपा नेताओं से जब दूर होते जा रहे हैं तो तय मानिए
कि नीतीश कुमार किसी दूसरे कैंप की तरफ बढ़ रहे अच्छा हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कल ही हम लोगों ने डिस्कशन किया, दर्शकों को रिमाइंड कर दो। मनोरमा देवी संभावित प्रत्याशी हैं उपचुनाव में जहानाबाद से, गया से, गया या सॉरी जहानाबाद से। मनोरमा देवी के पुत्र या मनोरमा देवी खुद जो हैं संभावित प्रत्याशी हैं। अब मनोरमा देवी पे कार्रवाई कौन कर रहा है? एनआईए को कौन डायरेक्ट करता है? केंद्र सरकार। राधाचरण सेठ जो है किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जेडीयू। उन पे कार्रवाई कौन करती है? ईडी। संजीव हंस किससे जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं? किनके दुलारे रहे हैं? नीतीश कुमार के। हालांकि उनका एक काला अध्याय भी है तो एक अच्छा अध्याय भी है। संजीव हंस ने ऊर्जा विभाग में बहुत बेहतरीन काम किया है। तो आप समझ जाइए जो डेवलपमेंट है, क्या ये तमाम कार्रवाई आप अन्य राज्यों में देखते हैं जहाँ एनडीए का सहयोगी दल का सरकार है? सिर्फ बिहार में ही क्यों दिया आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं जो नंबर 2 के जो नेता हैं बीजेपी के, अमित शाह, उनके नजर में या उनको जो फीडबैक मिल रहा ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया ऋषि जी। देखिए, दोनों घटनाओं को हम जोड़कर देखें, मैं उसी पर आ रहा था कि एक तरफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, कहीं इसमें इफ बट जैसी कोई चीज नहीं है कि बिहार में टारगेटेड तरीके से हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों के हिमायती लोगों को, चाहे अशोक चौधरी हो, उनके घर तो मोहन भागवत भी आते हैं उनके घर के फंक्शन में, उसके साथ साथ ललन सिंह हो, इन सब लोगों से नीतीश कुमार की बढ़ती दूरी और जिस तरह से आपने कहा कि जिले का प्रभारी किसी और को बना दिया गया उनके क्षेत्र में, ये सब जो इशारा है। हालांकि कई लोग ये सवाल करेंगे कि अभी तो ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार घूम रहे थे, तो दरअसल नहीं घूमते तो ये बात उसी दिन प्रूफ हो जाती, क्योंकि नीतीश कुमार ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में गए थे, मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अनंत सिंह के इलाके में गए थे, तो वहां ललन सिंह का सामने दिखना जरूरी था, नहीं तो मतभेद उसी दिन सार्वजनिक हो जाते। अब सवाल उठता है कि पर्दा डालने की कोशिश तो उस दिन की गई, अब ये चीजें धीरे धीरे पर्देदारी खत्म होती जा रही है। पर्देदारी खत्म हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर कैंप के साथ चलने वाले लोगों की अहमियत जदयू में बढ़ती जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि अब सिर्फ दिन और मुहूर्त की बात है नीतीश कुमार के अगले राजनीतिक कदम को देखने के लिए? देखिए, मैं इतने जल्दी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचूंगा, लेकिन आपने ललन सिंह की चर्चा की कि उनके क्षेत्र में मुंगेर में वो गए थे और साथ में मुख्यमंत्री के साथ ललन सिंह भी थे। आप मुख्यमंत्री के साथ ललन सिंह थे, ये सच्चाई है, लेकिन आप दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखिए, और बॉडी लैंग्वेज मुझे ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे शायद हरेंद्र जी की बेटी या बेटा का फलदान था। नीतीश कुमार अशोक चौधरी के साथ जाते हैं और वहाँ आरसीपी सिंह पहले से बैठे होते हैं, और आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में जो संवाद होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वैसा ही बॉडी लैंग्वेज ललन सिंह और नीतीश कुमार का था। जब वहां मौजूद आप देख लीजिए, मैं तो बताया ऋषि जी, वहां मौजूद एक चश्मदीद ने मुझे बताया, वो वहां मौजूद एक चश्मदीद ने मुझे बताया कि जब नीतीश कुमार पहुंचे तो दुआ सलाम के लिए आरसीपी सिंह सामने आए। उस समय तक वो जदयू में ही थे और राज्यसभा का टिकट कटा नहीं था, तो नीतीश कुमार ने कहा अच्छा आप भी आ गए हैं। तो मैं वही चीज कह रहा हूं आपको कि मुंगेर यात्रा में दोनों बड़े नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के सामने ललन सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता है, बहुत स्वाभिमानी नेता भी है, लेकिन उनकी धैर्य की सीमा टूट गई। तभी तो वो ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने में संजय गांधी या सुनील सराफ को कहा कि तमाम हमारे लोगों को आपने हटा दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और जनार्दन महतो को जिला प्रभारी बनाना, वह जनार्दन महतो आप पता कर लीजिए, जो लोकसभा चुनाव में अशोक महतो से भी ज्यादा किसी ने ललन सिंह का विरोध किया था, वो जनार्दन महतो ने किया था। अमरदीप ने तो इस्तीफा दे दिया। आज अमरदीप, जो जैसा कहा जाता है पटना के राजनीतिक गलियारों में एक फ्रेज क्रिएट किया गया है कि नीतीश कुमार के 5 रत्न, तो 5 रत्न में संजय गांधी, सुनील सराफ, अमरदीप, एक कोई चंदन सिंह है, और 5वां जो है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। ठीक है जी, ये 5 ये है। ये बताइए इस पूरे घटनाक्रम को
भाजपा और राजद दोनों किस तरह से देख रहे हैं? अब राजद तो भैया देखिए, राजद में भी देखिए एक बात मानना होगा, तेजस्वी यादव नाराज हो जाएंगे हमारे हमारे टिप्पणी से, तो नाराज हो जाए। और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके प्रोग्राम को तेजस्वी यादव प्रत्येक दिन बड़े चाव से देखते हैं। और तेजस्वी यादव को मैं बता दूं कि उनके परिवार में भी 2 लेयर हैं, एक लालू यादव का थॉट है, एक दूसरा तेजस्वी यादव का थॉट। तेजस्वी यादव ने ये पूरा प्लान बना लिया है कि पुराने नेताओं से छुटकारा पाना है, नए लोगों को देना है और नीतीश कुमार को भाव नहीं देना है। लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक ऑप्शन, एक जो दरवाजे हैं हमेशा खुला रहना चाहिए, जब भी नीतीश कुमार आना चाहे उनका वेलकम होना चाहिए। लेकिन इस फार्मूला से अब तेजस्वी यादव छुटकारा पाना चाहते हैं। आप देखिए तमाम जिलों में जो घूम रहे हैं, वहां से जो फीडबैक मिल रहा है, नए नेताओं को, नए युवाओं चेहरों को पीठ ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर में देखिए मुन्ना शुक्ला को जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, एक तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी, बीच में तेजस्वी यादव, और उन तेजस्वी यादव के बगल में कोई और बैठा है। कौन बैठा है? मुन्ना शुक्ला, जो आज 5 महीना पहले राजद ज्वाइन किया है। उससे कम तरजीह किनको दिया गया? मुन्ना यादव को। मुन्ना यादव जो 3 या 4 टर्म से विधायक है, उससे कम तरजीह दिया गया अमर पासवान को। उससे कम तरजीह दिया गया तमाम उन नेताओं को जो कई दशकों से, कई वर्षों से पार्टी में जुड़े हुए हैं। तो नई प्रकार की राजनीति तेजस्वी यादव करना चाहते हैं। अब कितना लोगों को जोड़ पाते हैं, वो A to Z की बात करते हैं। मैंने कल भी कहा कि कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे जो आपके पार्टी के लिए माहौल है, और कुछ लोगों ने माहौल गंदा कर रखा है, उसके कारण जो एक सामाजिक समीकरण MY से आगे भी बनना चाहिए, वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है? भारतीय जनता पार्टी तो ऑपरेशन में लगी हुई है। यदि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन में नहीं लगी होती तो नीतीश कुमार अब तक भाग गए होते, या उनको भगवा लेते, जो आपके भाषा में है, उनको उठवा लेते, तो कहते तुम आ जाओ इधर। ऑपरेशन में तो भी लगे हुए हैं। अमित शाह छोटे मोटे खिलाड़ी है नहीं। दिक्कत है कि पाला पड़ जाता है नीतीश कुमार जैसे खिलाड़ी से। ललन सिंह को इतना तरजीह क्यों दिया जा रहा है? ललन सिंह को इतना तरजीह क्यों दिया जा रहा है? आज भी 10-15 विधायक यदि टूट जाएंगे यदि ललन सिंह के साथ, तो कोई तोड़ सकता है तो वो ललन सिंह तोड़ सकते हैं। कई ऐसे विधायक है जिसको ललन सिंह ने अपने हाथों से टिकट दी। लेकिन 10-15 विधायकों से भाजपा की सरकार बनती नहीं है, ये नहीं, मैं यदि विधानसभा चुनाव में ऐसा मूवमेंट होता, अब सरकार से मतलब नहीं है शेख जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं। सरकार के स्टेबिलिटी या सरकार के कंटिन्यूटी से मतलब नहीं है। विधानसभा चुनाव के मुहाने पे इस प्रकार का ब्रेकडाउन कोई व्यक्ति करेगा तो आप समझ सकते हैं कितनी खराब स्थिति होगी। एक चीज इसमें और हम जोड़ना चाहेंगे, सवाल चूंकि हमारा आखिरी हो चुका था, लेकिन संक्षेप में इसमें जवाब चाहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड, जिसके पास एक फ्लोटिंग वोटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा डिवोटेड वोटर के रूप में खासकर विधानसभा चुनाव में मौजूद होता है। लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत इधर उधर वो नरेंद्र मोदी और इधर उधर देख लेता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ जुड़ जाता है। चाहे वो अति पिछड़ा हो या पसमानदा मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे वो महादलित का तबका हो, चाहे लौकुश समीकरण का बड़ा हिस्सा हो, और बाकी तो जहां जिस बिरादरी के कैंडिडेट को दे देते हैं उस बिरादरी के लोग जुड़ जाते हैं। अब सवाल इसमें यह उठता है ऋषि जी कि इस सामाजिक समीकरण का भारतीय जनता पार्टी जब एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी का वोट किधर है, क्योंकि बीजेपी के वोटर कुछ प्रशांत किशोर की तरफ झुक रहे हैं। आज ही मेरी बात हो रही थी तो लोग बता रहे थे कि प्रशांत किशोर वोट कितना लाएंगे नहीं पता, लेकिन प्रशांत किशोर के प्रति सहानुभूति मुसलमानों के भी एक हिस्से में है, सवर्णों के भी एक हिस्से में है। लेकिन मुसलमानों के हिस्से में जो सहानुभूति है वो सहानुभूति है जैसे कांग्रेस के प्रति सहानुभूति है 20 साल से बिहार में कि नहीं कांग्रेस को आना चाहिए, वोट नहीं देंगे, कांग्रेस अलग लड़ जाएगी। तो 2009-10 में अलग लड़ी थी, आना चाहिए भैया। लेकिन वोट देने के टाइम ये देखिए कौन भाजपा को हरा रहा है। अब बुरा नहीं मानिएगा, कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में है, कांग्रेस 100 साल में भी नहीं आ पाई। कांग्रेस 100 साल में भी नहीं आ पाई। सही बात है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता बिहार में हो, अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जमानत नहीं बचा पाए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में इच्छा शक्ति भी नहीं दिखती है कि वो मैं आने की कोशिश करे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे आप अपने जिला का एग्जांपल दे दीजिए। मोतिहारी में आपने, मोतिहारी के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कौन है आप जानते हैं? या मुजफ्फरपुर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कौन है? मैं कांग्रेस के जानता जिला हूँ अध्यक्ष को कांग्रेसी भी जानते होंगे, इसमें भी डाउट है। मैंने तो देखिए, क्योंकि मैं हर रोज सुबह उठते ही दिल्ली रहूं या कहीं रहूं, मुजफ्फरपुर के खबरों को जरूर तलाशता हूं। मैंने 6-7 महीने के भीतर मैंने शायद ही कोई मुजफ्फरपुर कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई खबर देखा हो। तो ऐसे पार्टी को भगवान ही बचाए। सवाल मेरा पूरा हो जाने दीजिए। बीजेपी का वोट बैंक बिखरा हुआ दिख रहा है बिहार में, बहुत साहब वही के साथ कहा। तो नीतीश कुमार का वोट बैंक एकजुट है, लालू यादव का वोट बैंक भी काफी हद तक एकजुट है। और जब ये एकजुट वोट बैंक एक साथ है, नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन किए तो अपना वोट भाजपा को दिलाने के लिए तो गए नहीं है कि हम दिलाएं आप न दिलाएं, जैसे पिछली बार हुआ था चिराग मॉडल में कि भाजपा के वोटर तो भाग रहे थे उधर, बंगला छाप और झोपड़ी छाप, क्या नाम, क्या चुनाव चिन्ह था उस टाइम पता नहीं उनका, चिराग पासवान का। अभिषेक जी इसको जल्दी कीजिए, हमको अगले चैनल पे भी जाना है। जी जी जी, मैं यही आखिरी सवाल पे आपसे पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिसके वोट बैंक का ही ठिकाना नहीं है, क्या ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क नहीं है कि बीजेपी के साथ वो चुनाव लड़े विधानसभा का? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आपने प्रशांत किशोर का भी चर्चा किया, थोड़ा उसके बारे में अपडेट बता दूं। वैशाली में 2 अक्टूबर को रैली करना चाहते हैं, जिस दिन पार्टी का उनका ये है, क्या कहते हैं, पार्टी का जो गठन होगा उसके लिए अब तक बिहार सरकार ने रजामंदी नहीं दिया है। वैशाली में करना चाहते हैं। कल सुपौल में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। उनका जो यात्रा शायद सुपौल में समाप्त हुआ है। सुपौल जेडीयू का गढ़ है, अति पिछड़ा। हाँ, वह जबरदस्त लोगों ने स्वागत किया है। काफी, ऐसा कहा जा रहा है, काफी संख्या में भीड़ थी वहां पे। अब देखिए वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि जेडीयू बीजेपी साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन सवाल ये उठता है, उमेश कुशवाहा ने कह दिया कि बराबर बराबर सीटों पे लड़ेंगे, तो बराबर बराबर सीटों में क्या फॉर्मूला होगा? क्या 120 124 पे ये लड़ेंगे, 122 पे लड़ेंगे, 121 पे ये लड़ेंगे? तो क्या 121 में बीजेपी के कोटे से जो सीट होगा उसमें एलजेपी और तमाम लोगों को एडजस्ट करेंगे, नीतीश कुमार के कोटे में जो सीट आएगा उसमें पशुपति पारस को एडजस्ट करेंगे? तो बराबर बराबर का फॉर्मूला क्या है? बराबर बराबर का फॉर्मूला क्या 100-100 का है प्लस बाकी 43 में अन्य लोग, या बराबर बराबर है कि 121 आप ले लीजिए, 121 हम ले लेते हैं, उसमें जिसको देना आप दे दीजिए? तो ये क्या स्वरूप होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, राजनीति में कब क्या हो जाए, जिस प्रकार से जो खेल चल रहा है जेडीयू में, जेडीयू के नंबर 2 के बड़े नेता बीजेपी के करीब होते जा रहे हैं, जो केंद्र में मिनिस्टर है। इन दिनों अशोक चौधरी को साइडलाइन कर दिया गया है। अशोक चौधरी 4-5 मंत्रियों के खेमा के नेता मानते हैं अपने आप को, वो भी अपने आप को बड़े नेता मानते हैं। तो ये जो जेडीयू में चल रहा है सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी प्लीज बुरा मत मानिएगा, और आपको मैं सतर्क कर रहा हूं कि सतर्क हो जाइए। आपको इन चीजों का, इन डेवलपमेंटों का खबर है या नहीं है ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन यदि नहीं है तो ये जो हलचल चल रहा है उसको दुरुस्त कीजिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। आप राजद में जाइए, बीजेपी के साथ लड़िए, अलग बात है, लेकिन जो तमाम जो चुर्र मुर्र हो रहा है, चुर्र मुर्र को ठीक कीजिए, नहीं तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल आपने सही कहा, नाम है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन यूनाइटेड दिख नहीं रही है पार्टी, ये हॉकिंस दिख रही है। जेडीयू में कई खेमा है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा कहा, नाम है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, कुकर दिख नहीं रहा है, ये अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। ये वही बोले, यूनाइटेड का प्रेशर कुकर नहीं दिख रहा है, ये हॉकिंस दिख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि फिलहाल इस स्थिति में जनता दल यूनाइटेड में कंफ्यूजन को नीतीश कुमार ही दूर कर सकते हैं, और पार्टी के अंदर जो कंफ्यूजन है, नीतीश कुमार प्रो भाजपा लोगों से दूरी बनाते जा रहे हैं, ये बात अब करीब करीब सत्य है। तो प्रो भाजपा लोगों से नीतीश कुमार दूर हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि नीतीश कुमार अपने अगले राजनीतिक कदम के लिए सधे हुए कदमों से बढ़ना शुरू कर चुके हैं। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।